निश्चय आईएएस के न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 13 मई 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, एडिटोरियल पेज से, जिसमें कि जनधन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी को लेकर एक क्रिटिकल आर्टिकल है। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए जैम ट्रिनिटी के ऊपर अपनी निर्भरता प्रस्तुत कर रही है। तो जैम ट्रिनिटी कितना प्रभावी है अभी के समय में, इसमें क्या क्या खामियां हैं, उसके ऊपर हम आर्टिकल के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कैश ट्रांसफ़र इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि नकदी हस्तांतरण अवसंरचना के रूप में भारत में जैम ट्रिनिटी की स्थापना की गई थी। जैम ट्रिनिटी का तात्पर्य जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति से है, जिसमें कि तीनों के संयोजन से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि सीधी नकदी हस्तांतरण, प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण को फलीभूत किया जाता है। इसे मूल रूप से 2015 में शुरू किया गया था, जहां पर कि इसके दो संभावित संरचनाओं के बारे में उस समय बात की जाती थी। एक मोबाइल बैंकिंग, जिसमें कि मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, और दूसरा पोस्ट ऑफिस पेमेंट, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान। तो यह दो संरचना 2015 में मूल रूप से जैम ट्रिनिटी के संदर्भ में सुझाई गई थी। अभी जैसे देखा जा रहा है कि समय के साथ आधार इनेबल्ड मोबाइल बैंकिंग, यानी कि आधार सक्षम मोबाइल बैंकिंग ही जैम के एक एक्चुअल स्वरूप के रूप में सामने आया है। तो हालांकि बाद में जैम प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सार्वभौमिक बेसिक आय, न्यूनतम आय से भी जोड़कर देखा जाने लगा। आर्थिक समीक्षा 2016 में भी यूबीआई की चर्चा की गई थी कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सरकारी जितने भी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उन पे किए जाने वाले खर्च को हटाकर, मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके स्थान पर लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जाए, ताकि एक बेसिक इनकम लोगों के पास हो और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो ऐसे भी परियोजनाओं के लिए जैम के बारे में विचार किया जाता रहा है, जनधन, आधार और मोबाइल का। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि यूबीआई के लिए भारत के पास, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्रियान्वित करने के लिए भारत के पास जैम के रूप में एक बहुत ही अच्छा, एक आदर्श इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है, जिसे हम किसी भी समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी कोरोना वायरस की महामारी के दौर में हम देखें, तो सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के खाते में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, परंतु उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और इससे जैम के अंदर, इस जैम प्रोजेक्ट के अंदर जो खामियां हैं वो सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें थोड़े से ही लाभ के लिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या फिर जो भी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसमें लोगों को अपर्याप्त लाभ मिलता है, थोड़ा लाभ मिलता है। तो थोड़े लाभ के लिए ही लोगों को पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ रहा है, यानी हर जगह उन्हें दौड़ भाग करनी पड़ रही है उस थोड़े से लाभ को प्राप्त करने के लिए, और वह परंपरागत तरीके से बैंक में जाकर और लंबे कतारों में खड़े होकर और कई कठिनाइयों का सामना कर अपने लाभ को प्राप्त कर पाते हैं, यानी सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। विशेषकर यह कठिनाइयां ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखी जा रही हैं, जहां पर कि बैंकों का घनत्व जो है, बैंक डेंसिटी, वह रिलेटिवली कम है। तो आर्टिकल में एक संभावित सुझाव जो बताया गया है, पॉसिबल अल्टरनेटिव कैश ट्रांसफर का, नकदी हस्तांतरण का, खासकर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, वह नरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से बताया गया है कि नरेगा जॉब कार्ड जिन लोगों के पास है, आप इस जॉब कार्ड को भी आधार बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कैश ट्रांसफर लोगों को कर सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण लोगों के खाते तक नरेगा जॉब कार्ड के भी माध्यम से कर सकते हैं। खैर, नरेगा जॉब कार्ड में डायरेक्ट कैश के रूप में भुगतान किया जाता है, तो इसमें पैसा खाते में ट्रांसफ़र नहीं होता है, यह सीधा लोगों को हाथ में नगद राशि दी जाती है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें पहले यह देख लें कि जनधन योजना का जो अप्रोच सरकार ने लिया है, वैसी महिलाएं जिनके पास जनधन अकाउंट है, उनको सरकार प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण का लाभ अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दे रही है। इसके अलावा अन्य जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो होते हैं, जो राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें भी जनधन योजना
के अंतर्गत जिसके पास बैंक खाता है सरकार उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह JDY अप्रोच में यानी जनधन योजना के खातों में पैसा ट्रांसफ़र करने का जो एक अप्रोच है उसमें कई खामियां हैं जो इस आर्टिकल में बताई गई हैं। आप इन खामियों का उपयोग जनधन योजना से संबंधित अगर क्रिटिकल एनालिसिस या डिस्कशन को लेकर प्रश्न आए तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यह बताया गया है कि जनधन योजना के जो खाते हैं बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हैं, जबकि नरेगा जॉब कार्ड की जो सूची है वो एक प्रकार से काफ़ी पारदर्शी है, पारदर्शिता भी है और साथ ही बहुत सुव्यवस्थित भी है। अब अगर 2014-15 की बात करें जिस समय जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलने शुरू हुए थे, तो एक प्रकार से इसमें इन मास खाते खोले गए। इन मास का तात्पर्य होता है कई लोगों के एक साथ खाते खोले गए जिसका कि लक्ष्य एकमात्र सरकार के द्वारा जो दिए गए टारगेट थे उनकी पूर्ति करना था। तो इसमें कई ऐसे भी लोगों के खाते खोले गए जो कि वांछित लाभार्थी नहीं थे। अब अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी इसमें खाते हैं जो कि बिना शिक्षित सहमति के यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के खोल दिए गए थे टारगेट को मीट करने के लिए, और कई बार डुप्लीकेट अकाउंट्स भी खोले गए यानी कि एक ही व्यक्ति के कई अकाउंट खोल दिए गए। तो यह सब कुछ खामियां हैं जो जनधन योजना में खोले गए बैंक अकाउंट को लेकर है। और एक महत्वपूर्ण बात आर्टिकल में जो कही गई है कि एक जनधन अकाउंट में एक ऐसा बड़ा अनुपात वैसे खातों का है जो कि अभी भी निष्क्रिय पड़े हुए हैं यानी कि डॉर्मेंट हैं, उनमें से कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन या लेन देन नहीं हो रहा है। ऐसे खातों की संख्या मार्च 2017 में 40% के आसपास थी, जो कि जनवरी 2020 में घटकर 19% 19% रह गई। खैर 19% की भी संख्या जो है अपने आप में काफ़ी अधिक है। इसका मतलब कि हर 5 में से एक अकाउंट लगभग डॉर्मेंट है यानी निष्क्रिय है। कुछ ऐसे भी खाते हैं जनधन अकाउंट में जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है इस कारण से कि अकाउंट होल्डर्स के द्वारा, खाता धारकों के द्वारा आधार नंबर की जो है समय से eKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसको पूर्ण नहीं किया गया। यानी टाइमली eKYC के अभाव के कारण भी कई जनधन योजना के खाते ब्लॉक्ड हैं, बंद हैं। अभी के समय में यह भी स्पष्ट नहीं है कि जनधन अकाउंट के अंतर्गत आने वाले कितने बैंक खाते अभी जो हैं ऑपरेशनल हैं यानी संचालित हो रहे हैं यानी अभी सक्रिय हैं। तो यह सब जो खामियां हैं वह सरकार के लाभ हस्तांतरण को लेकर जनधन योजना को जो आधार बनाया गया है उसकी खामियों के संदर्भ में यह आपको आलोचना आर्टिकल में बताई गई है। साथ ही कैश ट्रांसफर टू वीमेन JDY अकाउंट, महिलाओं के जो जनधन योजना खाते में नगद हस्तांतरण किया जा रहा है उसमें काफ़ी अधिक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर भी है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर का तात्पर्य होता है जो वांछित लाभार्थी हैं उनका बाहर हो जाना, उसे एक्सक्लूजन एरर बोलते हैं। यानी जिन लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए था, मतलब जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था अगर उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, वह लाभ से बाहर हो चुके हैं, वह एक्सक्लूजन एरर है। और इंक्लूजन एरर का तात्पर्य होता है वैसे लोग जिन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए था, अवांछित हैं, वैसे भी व्यक्तियों को अगर लाभ मिलता है तो वह इंक्लूजन एरर है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में जनधन योजना बैंक खातों को आधार न बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण करने के लिए नरेगा जॉब कार्ड को एक विकल्प के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जनधन अकाउंट के विपरीत नरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से सीधा हाथ में पैसे लाभार्थियों को ऑन द स्पॉट पेमेंट किया जाता है, जिससे कि जाकर उन्हें बैंक में पैसा लेने की कठिनाई से मुक्ति मिल सकती है। और इसमें यह कहा गया है कि जैम ट्रिनिटी जो है जनधन, आधार और मोबाइल, यह इसकी जो ट्रिनिटी है, तो अभी के टाइम पे इसका रियलिटी चेक करने की आवश्यकता है कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए एक विश्वसनीय आधार है। तो इस संदर्भ में यह आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है जब हम जैम की बात करते हैं। और हम जानते हैं कि जैम का सीधा सीधा संबंध ई गवर्नेंस से है, ई शासन से है। तो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 में ई गवर्नेंस में के संदर्भ में आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जहां पर कि आपसे जैम के परफॉर्मेंस प्रदर्शन को लेकर, उसकी खामियों को लेकर चर्चा करने संबंधी प्रश्न पूछा जा सकता है, या समालोचनात्मक परीक्षण या विश्लेषण करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप वैसे प्रश्न सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में आप इन बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही
बैंकिंग सेक्टर में अगर हम रिफॉर्म्स की सुधार की बात करें या चुनौतियों की बात करें तो आप उसमें भी जैम के इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं जो कि आपके सामान्य अध्ययन के पेपर 3 के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से यह सामान्य अध्ययन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहयोगात्मक संघवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आया है, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें शुरुआत में यह बताया गया है कि अभी वर्तमान के महामारी के दौर में हमारा जो फेडरलिज्म को लेकर कमिटमेंट है यानी संघवाद को लेकर जो हमारी प्रतिबद्धता है वह अभूतपूर्व रूप से उस पर तनाव पड़ा है, यानी कि वह स्ट्रेन में है। हमारी संघवाद को लेकर जो प्रतिबद्धता है उसके ऊपर अभी ज़बरदस्त तनाव है। किस प्रकार से है? इसमें यह कहा गया है कि संविधान सभा जो भारत की थी तो उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत को अंगीकार किया था, स्वीकारा था। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहयोगात्मक संघवाद को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? तो यह एक प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में प्रशासनिक सहयोग का सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन का सिद्धांत है, और साथ ही यह राज्यों के केंद्र के ऊपर आंशिक निर्भरता यानी कि वित्तीय मामलों में राज्यों का केंद्र के ऊपर आंशिक निर्भरता का यह सिद्धांत है। एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन है और दूसरी तरफ आंशिक निर्भरता है। तो आप इसको इस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को परिभाषित कर सकते हैं अगर कहीं भी प्रश्न आपसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के संबंध में आता है। भारतीय संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्दों में अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण केंद्र के बावजूद भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यह आवश्यक नहीं है कि यह कमजोर राज्यों को जन्म दे देगा। मतलब ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना था कि भले ही केंद्र सरकार मजबूत हो लेकिन सहयोगात्मक संघवाद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहयोगी संघवाद के होने से यह जरूरी नहीं है कि राज्य कमजोर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि राज्य और केंद्र के बीच में सक्रिय सहयोग के कारण जो गणतंत्र की प्रगति है, रिपब्लिक का प्रोग्रेस है, वह एक्टिव कोऑपरेशन के ऊपर निर्भर करता है। राज्य और केंद्र के सक्रिय सहयोग के ऊपर देश का राष्ट्र की प्रगति जो है वो निर्भर करती है। यह ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना है। तो अभी के समय में किस प्रकार से इसमें दरार देखी जा रही है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सहयोग में कैसे दरार देखी जा रही है, आर्टिकल में उसकी चर्चा की गई है। अगर हम बात करें जोन के क्लासिफिकेशन की, अभी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में राज्यों को और राज्यों के अंदर जिलों को वर्गीकृत किया जा रहा है कोरोना वायरस के संकट को, उसके थ्रेट को देखते हुए। तो ऐसे समय में राज्यों ने अपने लिए और स्वायत्तता की मांग की है कि हमारे पास निर्णय लेने का यानी जोन क्लासिफिकेशन संबंधी निर्णय लेने की शक्तियां हमारे पास स्वयं की होनी चाहिए। उन्होंने अधिक स्वायत्तता की मांग इस संदर्भ में की है। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, तो उसमें भी केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रकार से यह कानूनी बाध्यता है कि वह राज्यों से विमर्श परामर्श करे और उसके बाद डीएम एक्ट 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वह दिशा निर्देश जारी करे। यानी कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी करने से पहले उसके ऊपर कानूनी बाध्यता है राज्यों के साथ परामर्श और विमर्श करने की। इस कानून के अंतर्गत एक राष्ट्रीय योजना की बात की गई है। धारा 11 के अंतर्गत, धारा आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, एक राष्ट्रीय प्लान को क्रिएट करने का इस एक्ट के अंदर प्रावधान है। और साथ ही केंद्र के द्वारा राज्यों को बाध्यकारी यानी अनिवार्य दिशा निर्देश भी जारी करने की शक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को दी गई हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने यह देखा है कि केंद्र के द्वारा कोई नेशनल प्लान फॉर्मुलेट नहीं किया गया है, कोई राष्ट्रीय योजना कोरोना वायरस को कोविड-19 के रोकथाम के लिए नहीं बनाई गई है, जबकि केंद्र सरकार ने एडहॉक बाइंडिंग गाइडलाइंस के माध्यम से यानी कि समय समय पर अलग अलग अनिवार्य दिशा निर्देशों के माध्यम से कोविड-19 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया करने का फैसला किया है। यानी एक राष्ट्रीय योजना केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई जो कि अधिनियम के अंतर्गत जिसका प्रावधान है। और इस प्रकार से इस अधिनियम के सेलेक्टिव एप्लीकेशन के कारण यानी कि सुविधाजनक इस्तेमाल के कारण केंद्र सरकार में
सारी निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार में केंद्रित हो गई हैं, और इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यानी कि सहयोगात्मक संघवाद, सहकारी संघवाद को नुकसान पहुंचता है। अगर हम फंड्स की बात करें तो आर्टिकल में कहा गया है कि अभी राज्यों के पास फंड का भी अभाव है, जिससे भी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है एक प्रकार से कमज़ोर होता है। पीएम केयर्स फंड की बात करें, जो कि अभी कोरोना से टैकल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसमें कॉरपोरेशंस को CSR एग्जम्पशन दिए गए हैं पीएम केयर फंड में अगर वो योगदान देते हैं तो। यानी अगर कॉरपोरेशंस, अगर निजी कंपनियां, संगठन पीएम केयर फंड में योगदान देते हैं तो उन्हें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की छूट इसमें मिलती है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने पर यह छूट नहीं मिलती, CSR एग्जम्पशन नहीं मिलता। यानी कि अगर पीएम केयर फंड में कोई भी कॉरपोरेट कंपनी योगदान देती है तो वह उसके CSR में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जोड़ा जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष में यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसे इस प्रकार से यह प्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेशंस को किसी भी मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेशन देने से हतोत्साहित करता है, यह एक प्रकार से डिसइंसेंटिव है। और अगर हम राज्यों के और राजस्व की बात करते हैं तो एक प्रकार से राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है, क्योंकि शराब की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध है कई राज्यों में। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है। भूमि की खरीद बिक्री में भी अभी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, और साथ ही अनुबंधों के पंजीकरण में भी कमी आई है। तो इन स्रोतों से राज्यों को राजस्व की प्राप्ति होती थी, और ये सारे स्रोत अभी या तो पूर्ण रूप से बंद है या आंशिक रूप से ही चालू हैं, जिसके कारण कि उनके राजस्व में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो केंद्र के द्वारा राज्यों को जो जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान है, जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान है, वो भी समय पर नहीं किया गया है। तो इन सब कारणों से राज्यों के जो फंड्स हैं, उनके पास जो राजस्व है वह कम हो गया है, और राज्यों की निर्णय लेने की क्षमता जो है वह राशि के धन के अभाव में सीमित हो चुकी है, जिससे कि निर्णय लेने की शक्ति का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के पास अधिक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। आर्टिकल में जबकि बताया गया है कि अगर महामारी के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की बात करें, सर्वप्रथम प्रतिक्रिया या एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्यों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऐसे में इस क्राइसिस के, इस संकट के प्रभावकारी निदान के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धन की उपलब्धता कराना बहुत अनिवार्य है, जो इस आर्टिकल में एक सुझाव के रूप में कहा गया है। साथ ही केंद्र को राज्य सरकारों को भी अपने समकक्ष देखने का प्रयास करना चाहिए, अपने समकक्ष मानना चाहिए, क्योंकि सहयोगात्मक सहकारी संघवाद में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे को समकक्ष के रूप में देखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पहले के फैसले में कहा है कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों स्वयंप्रभु शक्तियों की तरह कार्य करते हैं, सॉवरिन पावर्स की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वैसी परिस्थिति में अभी के समय में केंद्र और राज्य दोनों को एक दूसरे को समान रूप से देखना चाहिए, और एक दूसरे की क्षमताओं को, केंद्र को राज्यों की क्षमताओं को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के पेपर 2 से सीधा जुड़ता है, जहाँ पर कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अगर आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना हो, उसकी चर्चा करनी हो, तो इन बिंदुओं का आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं। और खासकर क्योंकि यह पैंडेमिक सिचुएशन के ऊपर फोकस्ड आर्टिकल है, तो आप इसमें जब क्राइसिस के टाइम पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के महत्ता की चर्चा करेंगे, तो आप इन बिंदुओं के का एक आलोचनात्मक पक्ष के रूप में आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। तो यह आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 में स्टेट और सेंटर रिलेशंस, केंद्र और राज्य के संबंध और संघवाद से संबंधित प्रश्न के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पर ही फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ केंद्र राज्य संबंध और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित जो कुछ संवैधानिक और कानूनी पक्ष हैं, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। पिछला आर्टिकल भी इसके समान है, लेकिन इस आर्टिकल को अलग से चर्चा करने का लक्ष्य यह है कि इसमें कुछ ऐसे पदों के, ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है जो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 में या फिर प्रारंभिक परीक्षा में सीधे रूप से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को अलग से चर्चा करने का इस डिस्कशन में निर्णय लिया गया है।
अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बात करें तो और साथ ही संविधान के और कई प्रावधानों की बात करें तो यह बहुत ही स्पष्ट हमें पता चलता है कि दिशा निर्देशों को जारी करने का जो एक प्रैक्टिस है और राज्यों के द्वारा इसके पालन को अनिवार्य बनाने की जो एक प्रथा है केंद्र सरकार की, एक जो व्यवहार है, यह अपने आप में असंवैधानिक है, जो कि इस आर्टिकल में कहा गया है। इस आर्टिकल के अनुसार इस प्रकार का जो प्रैक्टिस है वह एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए असंवैधानिक है। तो हमारे यहाँ राज्य और केंद्र के लिए क्या फेडरल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ी शॉर्ट में ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं कि संसद के पास वैसे मुद्दों पर, वैसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है जो कि संघ सूची में लिस्ट 1 में आता है। हमें पता है 3 प्रकार की सूची लेजिस्लेशन से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित हमारे संविधान में है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में शामिल जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उससे रिलेटेड कानून सिर्फ संसद को बनाने का अधिकार है। अगर हम राज्य के लेजिस्लेचर्स की बात करें, विधानसभाओं की बात करें, तो उन्हें मात्र स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में जो दर्ज आइटम्स हैं उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची से संबंधित कानून संसद और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों बना सकते हैं। लेकिन जहां पर अपशिष्ट शक्तियों की बात हो, रेसिडुअरी पावर्स की बात हो, अपशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है, यह आपको संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत यह परिभाषित है। तो रेसिडुअरी पावर्स, अपशिष्ट शक्तियाँ उन्हें कहते हैं जो कि ना तो मतलब वैसे मामले जो कि ना तो लिस्ट 2 में शामिल है, ना ही लिस्ट 3 में शामिल है। तो वैसे केस में रेसिडुअरी पावर जो है, रेसिडुअरी पावर टू लेजिस्लेट, यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत परिभाषित है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो टर्म का यूज किया गया है वो है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन का नियम या सिद्धांत। समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन यानी कि समन्वयपूर्ण तरीके से विवेचन करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल के अंतर्गत यह बताया है कि कई बार ऐसा होता है यूनियन लिस्ट के स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के कई जो एंट्रीज हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, या यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के कई जो आइटम्स हैं आपस में ओवरलैप करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उनकी विवेचना कैसे की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैसी विवेचना जो है वह समन्वयपूर्ण होनी चाहिए, हार्मोनियस होनी चाहिए। इसी नियम को हम कहते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन का नियम, अर्थान्वयन का नियम। तो अगर 2 या 2 से अधिक एंट्रीज के बीच में ओवरलैप होता है, यानी कि एक समान प्रकार के अगर एंट्रीज हैं, तो कोर्ट ने कहा कि जिस भी लिस्ट में वह पार्टिकुलर एंट्री जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में अंकित है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के रूप में अंकित है, तो और अगर दूसरे लिस्ट में वह एक मोर जनरल सब्जेक्ट मैटर के रूप में अंकित है, तो जिसमें अधिक स्पेसिफिक रूप से वह अंकित है, उस लिस्ट के अंदर उस लिस्ट को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, और जिस लिस्ट में वो जनरल रूप से एक सामान्य सब्जेक्ट के रूप में अंकित है, उस लिस्ट से उसे बाहर माना जाएगा। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ की, तो और पब्लिक वेलफेयर की, तो हमें पता है कि सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ जो है वो आपके लिस्ट 2 में है। लिस्ट 2 यानी कि वो राज्य की सूची में, राज्य के अधिकार में आता है, राज्य सूची का वो विषय है। और अगर हम जैसे देख लें कि अगर वेलफेयर का कोई भी इशू जो कि एक सामान्य विषय है, अगर लिस्ट 1 में अंकित है, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल के मुताबिक पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन से संबंधित जो भी मामले हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिक रूप से लिस्ट 2 में अंकित है, राज्य की सूची में अंकित है, तो उन्हें लिस्ट 1 से बाहर माना जाएगा। और ऐसे कोई भी अगर 1, 2 या 2 से अधिक एंट्रीज के बीच में ओवरलैप होता है, तो जैसा अभी हमने कहा कि जहां पर वो अधिक स्पेसिफिक रूप से अंकित है जिस सूची में, उसे उसी सूची का विषय माना जाएगा। दूसरी सूची में अगर वह सामान्य किसी विषय के रूप में अंकित है, तो उस सूची से उसे बाहर माना जाएगा। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही होता है, समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन का जो सिद्धांत है, नियम है, वह यही होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि अनुच्छेद 73 और 162 के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र के हैं, यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, और
राज्यों की जो शक्तियां हैं वह अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स के कोएक्सटेंसिव है, यानी कि जो कानून बनाने की, जिन क्षेत्र में कानून बनाने की शक्तियां केंद्र और राज्य को हैं, उसी क्षेत्र में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी लाई करते हैं, उन्हीं क्षेत्र में वह क्रियान्वयन करने की भी शक्तियों को धारण करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के अंतर्गत यह प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपदा प्रबंधन के बारे में हम जानते हैं कि यह ना तो लिस्ट 2 में सूची 2 और ना ही सूची 3 में शामिल है, और ना ही यह विशेष रूप से किसी एंट्री के रूप में लिस्ट 1 में शामिल है। तो प्रश्न उठता है यह कि इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य या केंद्र में से किसको है। तो आपदा प्रबंधन ना तो राज्य सूची में शामिल है, ना समवर्ती सूची में शामिल है, और ना ही विशिष्ट रूप से यह केंद्र सूची में शामिल है। तो अगर हम देखें कि ऐसे स्थिति में क्या इस अधिनियम को वर्तमान के महामारी में लागू किया जा सकता है, यह एक प्रश्न के रूप में आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। जैसा हमने अभी पहले भी बताया कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह विशेष रूप से स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन के रूप में राज्य सूची में अंकित है। राज्य सूची के एंट्री प्रविष्टि 6 के रूप में यह अंकित है। इसका यह तात्पर्य है कि मात्र राज्यों के पास ही ऐसे मामलों में, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामलों में कानून बनाने का और उसके ऊपर पहल करने का एकाधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है। इसमें केंद्र सरकार के पास शक्तियां नहीं हैं। और महामारी, जैसा हम जानते हैं कि यह पब्लिक हेल्थ का इशू है, तो इस आर्टिकल में जो आर्गूमेंट दिया गया है कि इस प्रकार से अभी के पैंडेमिक के महामारी के टाइम पे केंद्र सरकार को इसके संबंधी कानून बनाने का या उसके ऊपर इनिशिएटिव्स लेने का अधिकार संविधान में प्रदत्त नहीं है। इसमें एक और कानून की बात की गई है जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, महामारी अधिनियम 1897, जिसमें कि स्पष्ट रूप से एपिडेमिक डिजीजेस के विस्तार को, प्रसार को रोकने के लक्ष्य से इस कानून को बनाया गया था। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, महामारी अधिनियम 1897। इस कानून के अंदर भी यह राज्य सरकार को शक्तियां प्रदत्त हैं कि ऐसे बीमारियों के आउटब्रेक को, यानी प्रकोप को या उनके विस्तार को रोकने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां दी गई हैं कि वह एप्रोप्रिएट, मतलब उपयुक्त पहल करें। तो अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें या महामारी अधिनियम 1897 की बात करें, तो राज्य सरकारों के पास जो है ऐसे बीमारियों के प्रकोप और विस्तार को रोकने की शक्तियां अंतर्निहित हैं, और केंद्र के पास यह शक्ति इस आर्टिकल के अनुसार नहीं है। और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा अनिवार्य दिशा निर्देश जारी कर राज्यों को इनके पालन को लेकर बाध्य करना संघवाद का और संवैधानिक ढांचे का विरोध है, यानी संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है। तो यह आर्टिकल आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से संघवाद की स्थिति में, जहां हमने थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा जो है अलग अलग सूचियों को लेकर की, और उसके साथ रेसिडुअरी पावर्स की, अपशिष्ट शक्तियों की हमने चर्चा की, साथ ही रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की चर्चा की। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन पेपर 2 में पॉलिटी के संदर्भ में सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि यह कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द है, पद है। और अगर आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन का नियम के बारे में पूछा जाए, क्या है, इसको अगर स्टेटमेंट देके पूछा जाए, तो वहाँ पर आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। और जैसा हमने आगे चर्चा की कि राज्य और केंद्र के बीच में अगर हम शक्ति संतुलन की बात करें, खासकर महामारी के दौर में, तो ऐसे भी संघवाद से संबंधित सामान्य प्रश्नों में आप महामारी के काल का विशेष उल्लेख कर इस प्रकार के राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति को लेकर एक असंतुलन है या जो संवैधानिक ढांचा है, उसकी चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 में राज्यसभा को लेकर एक आर्टिकल आया है भारत के उपराष्ट्रपति का। कल भी एक आर्टिकल राज्यसभा को लेकर था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उपराष्ट्रपति के द्वारा वह भी लिखा गया था और यह भी आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि ज़्यादातर रूप से राज्यसभा के प्रदर्शन और इसको लेकर जो विवाद चले आ रहे हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। आइए इसकी बात करते हैं। तो इसमें शुरुआत में यह कहा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर कानून बनाने की शक्तियों को लेकर बात करें तो लगभग एक शक्ति की जो है समानता है, संतुलन है, कुछ अपवादों को छोड़कर। धन विधेयक या वित्त विधेयक को छोड़ दें, जिन्हें कि मात्र लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है,
लोकसभा ही मात्र जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट अप्रूव कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, यानी कि जो ग्रांट के मांग होते हैं मात्र लोकसभा स्वीकृत कर सकता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं। राज्यसभा के अगर विशेष शक्तियों की बात करें तो अगर संसद को राज्य सूची में शामिल किसी विषय के ऊपर कानून बनाना है तो उससे संबंधित रिजोल्यूशन जो है मात्र राज्यसभा में ही अडॉप्ट किया जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है। अगर किसी नए अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रश्न हो तो वह भी वैसा संबंधित प्रस्ताव मात्र राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, वह लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। इसके साथ एक महत्वपूर्ण इसमें जो बिंदु बताया गया है कि आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की घोषणा वैसी स्थिति में जब लोकसभा जो है वो भंग हो चुका हो तो वैसी स्थिति में राज्यसभा जो है उसे अप्रूव कर सकता है, वैसी घोषणा को स्वीकृति दे सकता है, आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा जो है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं जो राज्यसभा को एक विघ्नकारी सदन के रूप में या व्यवधानकारी सदन के रूप में कहा जाता है। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टैग है कि राज्यसभा में कानून पड़े रहते हैं, लंबित रहते हैं और इससे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वह और ज़्यादा डिले हो जाता है, विलंबित हो जाता है। तो इसमें बात करें राज्यसभा की प्रकृति क्या है तो हर 2 वर्ष पर लगभग राज्यसभा के 1/3 सदस्य का चयन होता है जो कि इसके अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य फिर से नियुक्त होते हैं, यानी कि उनका चुनाव होता है। तो यह एक परमानेंट हाउस है, एक अस्थायी सदन है, जहाँ जबकि हम जानते हैं लोकसभा हर 5 वर्षों पर फिर से चुनाव होता है, लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो पिछले 68 सालों में, जैसा हमने कल भी बात किया था कि लोकसभा की स्थापना 1952 में की गई थी, तो पिछले 68 सालों में जो सरकार रही है, देश में अलग अलग सरकारें जो रही हैं, तो उसमें से मात्र 29 वर्ष की अवधि के लिए ऐसी सरकार रही जिनकी राज्यसभा में भी जिनका बहुमत था। बाकी अगर हम 39 वर्ष की बात करें, 39 ईयर्स की बात करें, तो वैसी सरकारें सत्ता में थीं जिनका कि राज्यसभा में बहुमत नहीं था। तो अभी तक जैसे हम देखें कि संसद के द्वारा मात्र 3 संयुक्त बैठक जो है वह दोनों सदनों की गई है आपसी मतभेद को दूर करने के लिए। तो इससे यह पता चलता है कि राज्यसभा अक्सर गाहे बेगाहे लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित जो विधेयक हैं उसको अड़चन या बाधा नहीं डालता रहा है। इससे ही समझा जा सकता है कि ऐसे जो मतभेद रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए मात्र 3 बार ही राज्यसभा के या संसद के इतिहास में ज्वाइंट सिटिंग्स की आवश्यकता, संयुक्त बैठक की आवश्यकता दोनों सदनों की पड़ी है। तो यह आप प्रीलिम्स परीक्षा के भी हिसाब से इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ें तो राज्यसभा को भंग कर देने की मांग कई बार उठती रही है और मतलब 1954 से ही इसकी मांग उठती रही है। 1952 में राज्यसभा की स्थापना ही हुई, तो शुरुआत से ही इसको राज्यसभा को भंग कर देने की मांग उठती रही है। लेकिन अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो राज्यसभा के पास ज़्यादा समय तक महत्वपूर्ण विधेयकों को विलंबित रखने की शक्तियाँ नहीं हैं। अगर हम मनी बिल की बात करें, धन विधेयक की बात करें, तो अधिक से अधिक 14 दिन तक राज्यसभा उसे अपने पास रख सकता है और 14 दिन की अवधि के बाद उसे अनिवार्य रूप से वैसे विधेयकों को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना लोकसभा को वापस करना आवश्यक होता है। तो उसके पास व्यवधान करने की भी शक्तियाँ जो हैं वो सीमित हैं। और जैसा हमने पूर्व के बिंदु में देखा कि अभी तक मात्र 3 ज्वाइंट सिटिंग्स ही पार्लियामेंट की हुई हैं दोनों हाउसेस के बीच में किसी मतभेद को सुलझाने के लिए। तो यह सब बिंदु यह बताते हैं कि राज्यसभा का रोल जो है वह विघ्नकारी या व्यवधानकारी नहीं रहा है। और अगर हम वर्तमान सरकार की भी बात करें, इस सरकार के पास भी राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत, पर्याप्त संख्या नहीं है स्वयं का, लेकिन इसके बावजूद भी कई महत्वपूर्ण ऐसे कानून हैं जिन्हें कि सरकार के द्वारा राज्यसभा से भी पारित करा लिया गया। अगर हम जीएसटी की बात करें, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात करें या फिर हम ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण कानून की बात करें, तो इन महत्वपूर्ण कानूनों को वर्तमान सरकार ने राज्यसभा में अपर्याप्त संख्या होते हुए भी पारित किया, जिससे कि यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सहमति दोनों सदनों में बन जाती है। राज्यसभा एक विघ्नकारी सदन के रूप में कार्य नहीं करता। इससे यह भी प्रूव होता है कि राज्यसभा में अगर पर्याप्त संख्या नहीं है तो वह भी लॉ मेकिंग के लिए, कानून बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अड़चन नहीं होता, जैसा हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
हाँ, यह आर्टिकल में जरूर कहा गया है कि राज्यसभा में जो व्यवधान है, डिसरप्शंस हैं, उसकी कार्यवाही में वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अगर राज्यसभा के प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1997 तक यह प्रोडक्टिविटी 100% थी, यानी समय के सदन के लिए जितना समय आवंटित था, सदन ने उतने समय तक सफलतापूर्वक कार्य किया। लेकिन 2015 से लेकर 2019 की अवधि तक राज्यसभा की यह उत्पादकता घटकर 61% हो गई, 61% रह गया। और राज्यसभा का एक निगरानी के भी रूप में, संसद के सदन के रूप में महत्वपूर्ण फंक्शन है। और अगर हम काउंसिल ऑफ स्टेट के इस ओवरसाइट फंक्शन की, अगर उसके इस निगरानी के कार्य के रूप में प्रदर्शन की बात करें तो सदन के कुल फंक्शनल टाइम का प्रतिशत जो है, तो 1978 से 2004 तक 39.50% समय जो है वो ओवरसाइट फंक्शन के लिए सदन ने दिया, यानी निगरानी के कार्यों के लिए दिया, यानी सरकार से प्रश्न पूछना, मंत्रालयों को जवाबदेह ठहराना। तो हालांकि यह आपको डाटा ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, आवश्यक नहीं है, परंतु यह समझने के लिए ज़रूर आवश्यक है कि किस प्रकार से ओवरसाइट फंक्शंस के लिए, यानी निगरानी करने संबंधी कार्यों के लिए राज्यसभा पहले अपने कुल समय का 39.50% लगाती थी, और जो कि 2015 में घटकर मात्र 12.34% रह गया है। तो इससे यह समझ सकते हैं कि राज्यसभा के ओवरसाइट फंक्शंस में निगरानी संबंधी कार्यों गतिविधियों में कितनी गिरावट समय को लेकर आई है। और इस आर्टिकल में जो मुख्य वजह ऐसे गिरावट का बताया गया है वह डिसरप्शंस को लेकर बताया गया है कि सदन में व्यवधान किए जाते हैं, जिसके कारण कि क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल जैसी जो अवधियां होती हैं सरकार को जवाबदेह ठहराने की, उनका समय नष्ट हो जाता है, उन्हें कैंसिल करना पड़ता है, निरस्त करना पड़ता है, जिसके कारण कि राज्यसभा की जो ओवरसाइट फंक्शनिंग है उसमें व्यवधान पड़ता है। तो इस आर्टिकल में हालांकि एक पॉजिटिव नोट पर यह कहा गया है कि राज्यसभा जो है वो समय के साथ एक विमर्शी निकाय के रूप में, डेलिब्रेटिव बॉडी के रूप में, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर, विधेयकों के ऊपर गहराई से, विस्तार से चर्चा विमर्श करती है, एक वैसे निकाय सदन के रूप में समय के साथ यह सामने आई है। यह इस चीज़ से समझा जा सकता है कि ज़्यादा समय सदन का वह लघुकालिक चर्चाओं, शून्यकाल, स्पेशल मेंशन और बजट के ऊपर चर्चा जैसे महत्वपूर्ण विमर्श के, चर्चा के, वाद विवाद के कार्यों के लिए जो है सदन का समय लग रहा है और उसमें वृद्धि देखी जा रही है। तो इस प्रकार से राज्यसभा जो है वो एक विमर्शी निकाय के रूप में भी अपनी महत्ता को, प्रासंगिकता को सिद्ध कर रहा है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में अगर इस आर्टिकल में देखें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने एक दूसरे के सकारात्मक पार्टनर के रूप में, सहयोगी के रूप में कार्य किया है, जिससे कि देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पिछले जो है, मतलब आज़ादी के बाद के समय से आया है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को, राज्यसभा के इस प्रदर्शन को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि विघ्नकारी या व्यवधानकारी सदन नहीं है, और इसने देश के, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह आर्टिकल सीधे रूप से आपके प्रश्न, सामान्य अध्ययन पेपर 2 के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि क्या राज्यसभा एक व्यवधानकारी सदन है, और आपके पास इस आर्टिकल में इतने पर्याप्त और महत्वपूर्ण आंकड़े भी हैं जिससे आप अपने बात को सिद्ध कर सकते हैं आंकड़ों से कि राज्यसभा एक व्यवधानकारी सदन नहीं है। उसके परफॉर्मेंस को कोट कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया बिंदुवार तरीके से। और साथ ही अगर समालोचनात्मक प्रश्न पूछा जाए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछा जाए, तो कुछ यहाँ पर जो डिसरप्शंस की बात सदन में की गई है और उसके कारण उसके उत्पादकता में और जो उसके निगरानी क्षमता में गिरावट आई है, आप उसकी चर्चा आलोचनात्मक पक्ष के रूप में अवश्य कर सकते हैं। इससे आपके उत्तर को बहुत अधिक बल मिलेगा। तो यह सामान्य अध्ययन पेपर 2 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसमें कुछ ऐसे भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लोकसभा के विशेषाधिकार जो हैं राज्यसभा की तुलना में, या राज्यसभा को जो विशेषाधिकार हासिल हैं, प्राप्त हैं, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने इमरजेंसी के, आपातकाल की और राष्ट्रपति शासन की घोषणा की बात की, जब लोकसभा भंग भी हो वैसी भी परिस्थिति में राज्यसभा आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के घोषणा को स्वीकृति दे सकता है। यह आपको पॉइंट प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको पेज नंबर 11 पर पोषण के लक्ष्यों को लेकर आया है। यह ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वैश्विक
पोषण रिपोर्ट 2020 के ऊपर आधारित है, जिसमें भारत के परफॉर्मेंस की चर्चा की गई है। काफ़ी उत्साहजनक प्रदर्शन नहीं रहा है और यह कहा गया है कि भारत जो है वह ज़्यादातर पोषण के लक्ष्यों को मिस कर सकता है, चूक सकता है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020, जो कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बॉडी और कई स्टेक होल्डर्स हितधारकों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। यह आपको न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट 2013 के बाद से यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ और इसमें आपको वैश्विक स्तर पर कई हितधारक जैसे सरकार हैं, सिविल सोसाइटी है, बहुपक्षीय संगठन संस्थान है और स्वतंत्र विशेषज्ञ जो होते हैं सब मिलकर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो भारत को वैसे 88 देशों में शामिल किया गया है, जो कि 2025 तक के वैश्विक पोषण के लक्ष्यों को मिस कर सकते हैं, चूक सकते हैं। और यह कहा गया है कि कुपोषण के क्षेत्र में अगर देखें तो घरेलू असमानता का जो दर है भारत में वह वन ऑफ द हाईएस्ट है, यानी कि बहुत उच्च दर है। 2012 में, वर्ष 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सभा को कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा, इसने 6 पोषण लक्ष्यों की मातृत्व शिशु एवं बच्चों के पोषण के लिए 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की थी, जिन्हें कि 2025 तक हासिल किया जाना था। अब देखें कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट था इन 6 पोषण लक्ष्यों में। यह पहले बताया गया था कि स्टंटिंग यानी नाटापन, तो 5 साल के बच्चों में स्टंटिंग जो है नाटापन, उसे 2025 तक 40% कम किया जाए, 40% तक रिड्यूस किया जाए। 19 से लेकर 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के बीच अनीमिया जो है, आयरन की कमी, उसे 50% तक कम की जाए। लो बर्थ वेट यानी जन्म के समय जो बच्चे का भार होता है, वजन होता है, तो लो बर्थ वेट के कंडीशंस में 30% तक कमी लाई जाए। साथ ही चाइल्डहुड ओवरवेट में कोई भी वृद्धि ना हो, यानी कि बचपन में, बाल्यावस्था में जो अधिक वजन की समस्या होती है तो उसमें कोई वृद्धि ना हो वैसे मामलों में। इसके साथ ही जन्म के प्रथम 6 महीने में जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, माताओं के द्वारा स्तनपान जो है, उसके दर में 50% तक कम से कम वृद्धि की जाए। और चाइल्डहुड वेस्टिंग को, यानी कि बच्चों में व्याप्त निर्बलता को कम से कम 5% तक उसको रिड्यूस किया जाए और 5% से कम उसको लाया जाए, यानी कि मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। यानी अभी जो चाइल्डहुड वेस्टिंग का बच्चों में जो निर्बलता का दर है उसे कम करके उसके दर में 5% तक की गिरावट की जाए और उस रेट को मेंटेन किया जाए कम से कम। तो यह 6 जो है आपको पोषण लक्ष्य वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा 2012 में रखे गए थे। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 में इन्हीं 6 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए देशों के, राष्ट्रों के प्रदर्शन को इसमें इवैल्यूएट किया गया है। वर्ष 2000 और 2016 के बीच की बात करें तो भारत में कम भार वाले, मतलब जो अंडरवेट जो चिल्ड्रन हैं, उनकी संख्या में या उनके दर में गिरावट देखी गई है। यह एक उत्साहजनक बात है। 66% से घटकर 58% वो लड़कों के केस में, बालकों के केस में, और 54% से घटकर 50% बालिकाओं के केस में मामले में यह गिरावट आई है। यानी कि अंडरवेट चिल्ड्रन, यानी कम भार वाले बच्चों के दर में कमी आई है। हालांकि यह दर अगर हम एशिया के औसत के हिसाब से बात करें तो एशिया के औसत से कम है, यानी कि हमारी जो अचीवमेंट है वो एशिया के औसत से हमने कम अचीव किया है। तात्पर्य यह है कि एशिया के, पूरे एशिया महादेश का जो औसत है वहाँ पर वर्ष 2000 और 2016 के बीच में कम वजन वाले बच्चों के दर में जो गिरावट आई है उसमें और अधिक गिरावट एशिया के अन्य देशों में देखी गई है औसत के रूप में, जो एशिया का औसत रहा है। भारत का प्रदर्शन हालांकि कमी आई है, लेकिन एशिया के औसत से बेहतर नहीं है। हमें एशिया के औसत को प्राप्त करने के लिए और वैश्विक औसत को प्राप्त करने के लिए और अधिक पहल करने की आवश्यकता इस क्षेत्र में है। अगर स्टंटेड चिल्ड्रन की बात करें, नाटापन जो बच्चों में व्याप्त होता है, तो 5 साल से कम आयु के लगभग 37-38% बच्चे जो हैं वह स्टंटेड हैं, नाटापन के शिकार हैं, और 20.8% जो हैं वह निर्बलता के शिकार हैं। तो यह दर्शाता है कि भारत में स्टंटिंग और वेस्टिंग यानी नाटापन और
निर्बलता 5 साल से कम आयु के बच्चों में अभी भी बहुत व्यापक रूप से मौजूद है। रिप्रोडक्टिव एज के वीमेन की अगर हम बात करें, जो प्रजनन आयु की महिलाएं हैं, तो उसमें से हर 2 में से 1 महिला जो है अनीमिया से ग्रस्त हैं, यानी आयरन की कमी की शिकार लगभग 50% महिलाएं हैं। अधिक भार, अधिक वजन के दर और मोटापा के अगर दर की बात करें तो उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें कि लगभग 20% वयस्क जो हैं, मतलब हर 5 में से 1 वयस्क मोटापा और अधिक भार की समस्या का शिकार है, से ग्रस्त हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग न्यूट्रिशन पैरामीटर्स के ऊपर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है, और इसमें मैल न्यूट्रिशन के बीच में, कुपोषण के रूप में और अलग अलग प्रकार के असमानताओं के बीच में भी लिंक जोड़ के इम्फेसिस किया गया है, उसमें संबंध स्थापित किया गया है। और वो कौन से अलग अलग प्रकार हैं असमानता के, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, और स्वाभाविक है कि यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से हो सकता है। भौगोलिक स्थिति, आयु, लिंग और वेल्थ यानी कि धन। तो एक प्रकार से मैलन्यूट्रिशन का संबंध इन अलग अलग फैक्टर्स से है। अगर इन फैक्टर्स में असमानता है, वहाँ पर कुपोषण की स्थिति जो है और ज़्यादा भयावह होगी। यानी कि मैलन्यूट्रिशन में और असमानता के इन अलग अलग स्वरूपों में एक सीधा संबंध है, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। असमानता एक प्रकार से मैलन्यूट्रिशन का, कुपोषण का कारण है, बोथ अंडर न्यूट्रिशन का भी, यानी कि अगर आवश्यकता से कम पोषण हो, या फिर अधिक भार और मोटापा के भी केस में। तो असमानता जो है वह एक प्रकार से कुपोषण का प्रमुख कारक है। भोजन में और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में असमानता, इसके कारण भी न्यूट्रिशन आउटकम्स में, यानी कि पोषण के पैमानों में असमानता देखी जाती है, जो कि आगे चलकर आप देखेंगे तो और अधिक असमानता को जन्म देती है, जिससे कि एक विकियस साइकिल यानी एक सतत चक्र बना रहता है कि अगर भोजन और स्वास्थ्य व्यवस्था सुविधा की पहुंच जो है कम हो असमानता के कारण, तो इससे आगे जाकर पोषण में, शारीरिक क्षमता में, मानसिक क्षमता में और अधिक असमानता पैदा होती है, जिसके कारण कि आगे जाकर इनकम जनरेशन में असमानता होती है, वेल्थ क्रिएशन में असमानता होती है, और एक प्रकार से यह असमानता का जो सतत चक्र है, विकियस साइकिल है, यह कंटिन्यू रहता है। तो यह आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो कि आपको आप पेपर 1 में सोशल इशूज में विमेन से जोड़कर देख सकते हैं, और पेपर 1 में भारत में समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, तो उसमें आप पोषण की स्थिति से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। और पेपर 2 में जहाँ पर कि आपको वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, तो उसमें आप जो है महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में इन जानकारियों को जोड़कर देख सकते हैं। तो जहाँ पर आपसे पोषण संबंधित प्रश्न आता है, चाहे वो पेपर 1 में आए, पेपर 2 में आए, या पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मानव पूंजी के रूप में न्यूट्रिशन, पोषण एक महत्वपूर्ण अवयव है, इनपुट है। तो सामान्य अध्ययन के 1, 2, 3 तीनों पेपर में से किसी में भी अगर न्यूट्रिशन के ऊपर प्रश्न आता है, तो आप ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए इन जानकारियों का, आंकड़ों का उल्लेख अपने उत्तर में कर सकते हैं। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है, इसके बारे में प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में यह आपको आर्टिकल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट मीटर्स की बात की गई है। ऊर्जा क्षेत्र का एक आर्टिकल है जो आपको पेज नंबर 13 पर आया है, जिसमें कि डिस्कॉम्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, जो ऊर्जा वितरण कंपनियां होती हैं, उनके राजस्व में बढ़ावा करने के लिए स्मार्ट मीटर्स के उपयोग के पहल के बारे में एक आर्टिकल है, इसकी चर्चा करते हैं। सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, यानी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जो है, इसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है स्मार्ट मीटर्स का। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करके लगाकर जो डिस्कॉम्स हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिनके पास की अभी धन का अभाव है, तो वह लगभग 95% तक बिलिंग एफिशिएंसी दर्ज कर रही हैं। यानी कि जो बिलिंग की दक्षता है वह लगभग 95% तक स्मार्ट मीटर्स के यूज से पहुंच चुकी है। बिलिंग एफिशिएंसी का तात्पर्य होता है कि जितनी बिजली की आपूर्ति कंपनियों के द्वारा की गई है या की जा रही है, तो उतनी बिजली के लिए जो चार्ज, जो शुल्क होने चाहिए, क्या कंपनियों को मिल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वह दक्षता तय होती है, बिलिंग एफिशिएंसी तय होती है। तो स्मार्ट मीटर्स के उपयोग से वह दक्षता
अभी लगभग 95% तक पहुंच चुकी है। और अगर हम प्रति ग्राहक मंथली रेवेन्यू की बात करें तो डिस्कॉम्स के मंथली रेवेन्यू में लगभग 15 से 20% औसत वृद्धि देखी गई है स्मार्ट मीटर्स के उपयोग के कारण। EESL की बात करें तो यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, और एक तरीके से यह निर्दिष्ट एजेंसी है, चिन्हित एजेंसी है, जो कि भारत सरकार के स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम को लागू कर रही है, क्रियान्वित कर रही है। तो EESL के बारे में यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि इंडिया में स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम किस एजेंसी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता सुविधा में वृद्धि हो रही है और साथ ही बिजली के खपत भी रैशनलाइज यानी कि बुद्धिसंगत किए जा रहे हैं, यानी कि उसका भी रैशनल उपयोग किया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम का लक्ष्य है कंज्यूमर की सुविधा को बढ़ाना और बिजली की खपत को और ज़्यादा रैशनलाइज करना और ज़्यादा युक्तियुक्त और बुद्धिसंगत बनाना। स्मार्ट मीटर्स से डिस्कॉम को एक लाभ यह भी मिला है कि वह दूर बैठे ही मीटर रीडिंग को मॉनिटर कर सकते हैं, मीटर रीडिंग्स की निगरानी कर सकते हैं और उन्हें कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यह सुविधा पहले फिजिकल जो मीटर रीडिंग होती थी, डोर टू डोर मीटर रीडिंग होके फिर उसके बाद बिजली का बिल आता था, तो स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से डिस्कॉम्स दूर से बैठे हुए ही मीटर रीडिंग की निगरानी कर सकते हैं और वैसे आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं। इसके अन्य लाभ भी हैं स्मार्ट मीटर्स के, जैसे कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस में कमी आई है, जो कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान होते हैं बिजली वितरण कंपनियों को, जैसे कि मान लीजिए बिजली के ट्रांसमिशन में, उसके वितरण में लॉस होता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो जैसे एक सोर्स से दूसरे सोर्स जाती है उसका क्षय होता है, तो वैसे या तो टेक्निकल लॉस हो, अगर तारों में मान लीजिए कि रस्टिंग है, अगर तारों में शॉर्ट होता है, तो वो ये सब जो टेक्निकल एरर्स हैं उसके कारण जो है वो डिस्कॉम्स को लॉस होता है। कॉमर्शियल लॉसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर बिल का भुगतान ना किया गया हो, कम भुगतान मिला हो कंपनियों को, तो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो है वो डिस्कॉम के कम होते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति जो है वह उसमें सुधार आता है। साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन को भी प्रोत्साहन मिलता है। उपभोक्ता के भी अगर संदर्भ में देखें तो उन्हें भी स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से, क्योंकि उन्हें रेगुलर अपडेट मिलता रहता है कितनी बिजली खपत उनकी हुई, तो एक तरीके से उनके लिए भी यह एक एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बिल पेमेंट में उन्हें आसानी मिलती है, क्योंकि महीने के अंत में ऑटोमेटिक वो रीडिंग कलेक्ट हो जाता है और बिल जनरेट हो जाता है। सीधा उनके मोबाइल नंबर पर वो चाहें तो अपने मीटर रीडिंग को ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ पर अपने बिल की स्थिति को देख सकते हैं और बिल का भुगतान भी मोबाइल के ही माध्यम से कर सकते हैं। तो बिल पेमेंट में सुविधा होती है और साथ ही बिलिंग एक्यूरेसी भी सुनिश्चित रहता है, यानी कि बिलिंग में त्रुटि जो है वो नहीं होती, क्योंकि जैसा अभी हमने चर्चा की कि मीटर रीडिंग पहले जो मैनुअली किया जाता था उसमें एरर हो जाते थे, त्रुटियां होती थी। अब क्योंकि यह ऑटोमेटिक है, स्मार्ट मीटर्स में खुद से वह सूचना एकत्रित हो जाती है, स्टोर हो जाता है, जिससे कि बिलिंग एक्यूरेसी में वृद्धि होती है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी अपने इस्तेमाल की गई बिजली, खर्च की गई बिजली को ट्रैक करना आसान होता है, यानी वो रेगुलर चेक कर सकते हैं कि उनके द्वारा कितनी बिजली की खपत की गई। तो इससे भी ये ऊर्जा के अपव्यय की प्रवृत्ति को रोक लगता है उसके ऊपर। तो इससे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, यानी कि जो कंप्लीट जो बिजली खपत की एक पूरा जो उसकी प्रक्रिया है, तो उसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है, उन्हें बिल भुगतान करने में आसानी होती है, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इन सारे लाभ के कारण कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है बढ़ता है और साथ ही उनके कंप्लेंट को, यानी कि जो शिकायत प्रबंधन है उसकी और उचित व्यवस्था होती है, सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी होती है, पूरे व्यवस्था में एक स्थिरता होती है, जहाँ पर कि डिस्कॉम्स के द्वारा भी उनके फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार होता है, उनके द्वारा निगरानी की जा सकती है मीटर रीडिंग्स की। तो इससे प्रणाली जो व्यवस्था है उसकी स्थिरता भी सुनिश्चित होती है, उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है और एक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है वह बढ़ता है। इसलिए इसमें यह कहा गया है कि अभी के टाइम पे जहाँ जो महामारी का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि भौतिक दूरी, आपसी दूरी को लेकर अभी जाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है फिजिकली कलेक्ट कर पाना थोड़ा कठिन है डिस्कॉम्स के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी, जिससे कि उनके कैश फ्लो में, उनके राजस्व अर्जित करने में कमी आ रही है।
तो अगर स्मार्ट मीटर्स के उपयोग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति और ज़्यादा सुधरेगी और ग्राहकों को भी और बेहतर कंज्यूमर एक्सपीरियंस अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। तो यह आपके अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पेपर 3 सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है, जहाँ पर कि आप इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से संबंधित अगर सुधार की बात करें तो स्मार्ट मीटरिंग के बारे में आप उसे शामिल कर सकते हैं अपने उत्तर में। स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम का आप उल्लेख कर सकते हैं अपने उत्तर में। भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो नए इनोवेटिव रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं तो उसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। और जो लाभ मिलता है स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम से उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आप डिस्कॉम्स के वित्तीय स्थिति के भी बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं ऊर्जा क्षेत्र में, यह एक प्रमुख समस्या रही है। तो डिस्कॉम्स के वित्तीय स्थिति के भी संदर्भ में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ पर भी इस आर्टिकल की चर्चा, इससे संबंधित सूचनाओं की चर्चा अपने उत्तर में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह प्रीलिम्स के लिए और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जहाँ पर कि दो अलग अलग राज्यों के कला क्षेत्र के एक पेंटिंग को और एक टेक्सटाइल आइटम को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें झारखंड का सोहराई कोहबर शामिल है, जो कि एक प्रकार का पेंटिंग है, और तेलंगाना का तेलिया रुमाल, इन दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और जैसा हम जानते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वह ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो यह जानकारी आपके प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हें जीआई टैग प्राप्त है। तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि सोहराई कोवर पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल हाल में इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब देखें सोहराई कोहबर क्या है। तो यह एक पारंपरिक और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट का तात्पर्य होता है भित्ति कला। भित्ति कला यानी कि जो दीवारों पर बनाया गया होता है, और यह पारंपरिक है। और इसे जो स्थानीय आदिवासी महिलाएं होती हैं वह फसल के कटाई के समय और विवाह के समय इस कला को बनाती हैं, यानी इन चित्रों को, पेंटिंग्स को बनाती हैं। मुख्यतः यह झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में यह पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो स्थानीय मिट्टियाँ होती हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग रंगों की जो मिट्टियाँ होती हैं, तो पेंटिंग बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। प्रमुखतः यह कला जो है पेंटिंग हजारीबाग में ही बनाई जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में विज्ञापन के लक्ष्य से, यानी कि इस कला को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी बनाया जाने लगा है। पारंपरिक रूप से अगर देखें तो यह मिट्टी के घरों की दीवारों के ऊपर पेंट किया जाता है, जो सोहराई कोहबर पेंटिंग होता है। लेकिन अब यह अन्य भी मतलब सतहों पर इसे बनाया जाने लगा है। अगर देखें कि इसमें किस प्रकार के स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है, तो इसमें कई रेखाओं को खींचकर, डॉट्स बनाकर, यानी बिंदुओं को बनाकर, बिंदुओं के माध्यम से एनिमल फिगर्स बनाए जाते हैं, यानी कि पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, पौधों की आकृतियां बनाई जाती हैं, और साथ ही जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं उनको भी इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो यह सब बिंदु जो है आपके प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सोहराई कोहबर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में आपसे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तेलिया रुमाल की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है, तेलिया रुमाल एक प्रकार का वस्त्र होता है, जो कि पारंपरिक हस्तकरघा प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा ही इसे बनाया जा सकता है, किसी यांत्रिक तरीके से नहीं बनाया जा सकता। अगर यांत्रिक तरीके से बनाया गया तो इसकी जो गुणवत्ता होती है रुमाल की, वह लॉस हो सकती है, यानी उसका नुकसान हो सकता है, गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। तो पारंपरिक हस्तकरघा प्रक्रिया के माध्यम से तेलिया रुमाल बनाया जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो निज़ाम के दरबार में कार्य करने वाले जो अधिकारी ऑफिसर्स लोग होते थे, तो वह तेलिया रुमाल को एक स्टेटस सिंबल के रूप में पहनते थे, यानी कि एक प्रतिष्ठा के विषय में, एक कुलीन वर्ग से संबंधित जो है उसे एक प्रतीक माना जाता था, कुलीनता का प्रतीक माना जाता था, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, वैभव से जोड़कर उसे देखा जाता था। और साथ ही निजाम के दरबार में और भी प्रिंसेसेस के द्वारा, यानी कि राजकुमारियों के द्वारा इसे नकाब के रूप में, घूंघट के रूप में भी पहना जाता था।
मिडिल ईस्ट के अरब्स के द्वारा भी इन्हें पगड़ी के वस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो तेलिया रुमाल की यह विशेषताएं हैं जो कि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर, जिसमें ट्राइबल कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड कल्चर की बात हो तो सोहराई कोहबर का आप जिक्र कर सकते हैं कि आदिवासी जो आधुनिक लोक कला है जो अभी भी जीवंत है, अभी भी जो है प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें आप सोहराई कोहबर